अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज़ अटैच्ड विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट वन साइड इज कॉल्ड एज। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें एक उसके एंड पे हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट हो, तो वो कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कीटोन की है। कीटोन में आप लोग जानते हैं कि दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, यानी CH3 या कोई भी ग्रुप अल्काइल ग्रुप आपके पास अटैच होता है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरी टर्मिनल एंड पे H लाजमी प्रेजेंट होता है, ये एल्डिहाइड की निशानी होती है। उसके बाद आपके पास ईथर है। ईथर में भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अल्काइल हैलाइड में एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे एक हैलाइड आयन होता है, तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा यानी एल्डिहाइड। इसके अलावा एक और कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके टर्मिनल एंड पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द बॉन्डेड एटम्स बिटवीन टू एटम्स इज एन इंडेक्स ऑफ डैश ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको किस चीज़ की मेजरमेंट देती है। जैसा कि आप पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसमें आप पोलर बॉन्ड उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और नॉन पोलर वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी पोलर नेचर ज़्यादा होगी, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज अ रेशियो ऑफ। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी जब आप लिखते हैं तो आप उसे किस तरह से लिखते हैं, रिएक्टेंट्स ऊपर लिखते हैं या प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं। तो आपको अच्छे से याद, हम लोग लिखते हैं केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हायर ड्यू टू। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होते हैं। कि वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, हार्ड होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जीज हायर होती हैं, इस वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटायर क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड। कहते हैं कि क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा यूनिट जिसमें उस क्रिस्टल लेटिस की तमाम प्रॉपर्टीज़ हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे। उससे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। क्या आपकी बुक की लाइन है, यूनिट सेल की डेफिनेशन है जिसमें ये लिखा हुआ क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा पार्ट जिसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करे, उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज। इसमें आपसे एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ कॉपर पूछा हुआ है जो 63.55 AMU है। आपने बाकी एलिमेंट्स की भी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स याद कर लेने ताकि अगर किसी और का भी पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड थ्रू। इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसके थ्रू कैरी किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होता है वो आयंस के थ्रू कैरी किया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो। तो हमारा ऑप्शन आएगा डेल्टा यानी बोथ बीटा एंड चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, द सब्सटेंस डेट इज अटैच टू द एंजाइम एट स्पेसिफिक प्लेस। कहता है कि वो सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ अटैच होता है और अटैच होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे। इसका कोफैक्टर तो एक एसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है ना, नॉन प्रोटीनिंग पार्ट, ये इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्टिव साइट तो एंजाइम की साइट होती है। फोर्थ डेल्टा ऑप्शन आपके पास है सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट होता है रिएक्टेंट को आप सबस्ट्रेट कह सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल। के अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनते हैं, ऑक्सीडेशन से। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, नेक्स्ट उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली यानी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एनर्जी ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन एज डैश वैल्यू। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो आप एनर्जी लिखते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है। अब आपको पता है कि एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब की जाती है फ्रॉम सराउंडिंग, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिवली लिखी जाती है पॉजिटिव साइन के साथ। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच अल्काइल हेलाइड गिव SN2 रिएक्शन। कि कौन सा अल्काइल हेलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन देगा। आपके पास जो आपके टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं,
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ये दोनों रिएक्शंस देते हैं डिपेंड ऑन कंडीशंस। तो सो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इवेपोरेट्स अर्लियर, किन में से किसके अंदर अगर हम पानी रखें तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अब आपको इवेपोरेशन का पता है कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दी हुई है, कप, ग्लास, सॉसपैन, स्मॉल बाउल। अब आप इनमें से देखेंगे किसकी जो सरफेस है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। सॉसपैन का सरफेस एरिया इन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो जब होते हैं तो किस चीज़ की प्रेजेंस में होते हैं। अब आपने देखा था अल्केन वाले चैप्टर में, जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत होती है। आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन में सनलाइट और हीट दोनों किसी जगह पे सनलाइट के थ्रू रिएक्शन हो रहा था, किसी जगह पे हीट के थ्रू, लेकिन मोस्टली रिएक्शन में आपको सनलाइट रिक्वायर होती है। और आपको ये रिक्वायर क्यों होती है? रिक्वायर इसलिए होती है कि जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 है आपके पास, तो आपने इसको रेडिकल्स में जब कन्वर्ट करना, उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, जो मोस्टली रिएक्शन में सनलाइट प्रोवाइड करती है। सो योर राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग, कि क्रैकिंग के दौरान कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। अब क्रैकिंग के दौरान क्या होता है कि एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन में भी आपके पास ये लिखा हुआ है कि CC बॉन्ड्स इन लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल, कि बड़ी चेन के CC कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करके छोटे जो मॉलिक्यूल्स वो बनाए जाते हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। अब आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसके नीचे आपके पास ऑप्शंस दी हुई है, क्लोरोपेंटेन, एन क्लोरोपेंटेन, ये वो, लेकिन ये इसमें आपको ब्यूटाइल क्लोराइड आप इसको नेम दे सकते हैं, लेकिन ये पेंटेन तो नहीं, इसकी कोई भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, इन SN2 रिएक्शंस है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फॉर्म्ड एंड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, कि SN2 रिएक्शंस में कौन सी चीज़ होती है वो बनती है और रिएक्शन के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है। अब इसका आपके पास आंसर है ट्रांजिशन स्टेट। आप देखते हैं कि SN2 रिएक्शंस होते हैं वो सिंगल स्टेप में होते हैं, तो वहाँ पे दरमियान में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो शो भी नहीं होती और रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमें ये लगता है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दरमियान में एक स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो योर राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, विच आयन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, कि किस आयन की हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड किस चीज़ पे करती है? हीट ऑफ हाइड्रेशन आपकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी जिसका चार्ज ज़्यादा हो और साइज़ कम हो। अब आप इन सब में देख सकते हैं कि चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है? एलुमिनियम का +3, बाकी सीजियम का +1, बेरियम का +1 और मैग्नीशियम का +2 है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस मेथड से आप इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल को बनाते हैं। अब आपने अपनी बुक में हाइड्रोक्सिलेशन का एक रिएक्शन पर पढ़ा था कि जब एल्कीन को आप जब आप एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ अल्कलाइन सोल्यूशन में, तो आप यानी जिसे आप बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं, कम टेम्परेचर पे जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जिसके बाद आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाती है। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा, यानी हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है। अब आप चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर जहाँ पे लिविंग ग्रुप का बताया है, वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स जो आपके पास होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं। अब आप हाइड्रोक्साइड को देखें कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो यानी ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। आयोडाइड एक वीक बेस है लेकिन ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। इस तरह से आपने ये रिलेशन डेवलप कर लेना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। ये आपकी बुक में भी क्लियरली मेंशन है कि OH, OR एंड NH2 आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज के, किस चीज़ को इंक्रीज करने से आपकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। पोलराइजेबिलिटी
वो ये होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितनी इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन आसान कब होगी, जब न्यूक्लियस का उसके ऊपर होल्ड कम होगा, जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर कब होते हैं, जब एटॉमिक साइज जो है, आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कि कोल की जब आप डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ये आपकी बुक में मेंशन है कि कोल टार, कोल गैस, ये तीनों चीज़ें आपको डिस्टिलेशन में मिलती है। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टेंट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। इसके अंदर आपका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो योर राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, द शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। आप शील्डिंग इफेक्ट को का जो सेकंड नेम है वो क्या है। इसका सेकंड नेम स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये आपकी बुक में मेंशन है। सो द राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन्वॉल्व एच एटम रिमूवल ऑफ OH ग्रुप फॉर्म डैश एज मेजर प्रोडक्ट इन ऑल रिएक्शंस। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के आप तीन तरह की रिएक्शन देखते हैं, एक जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है, एक जिसमें हाइड्रोक्सिल होता है, एक जिसमें उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर अटैक होता है। तो अब आपसे उससे पूछा है कि वो रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है उसमें कौन सी चीज़ जो है आपके पास मेजर प्रोडक्ट होती है। अब जैसे आपकी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिस के साथ यानी NaOH के साथ। अब इसमें आपके पास मेजर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि सॉल्ट बनता है और साथ आपके पास वाटर बनता है। सो योर राइट ऑप्शन इज डेल्टा यानी साल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोलुबल इन वाटर। अब कार्बन चेन की लेंथ जितनी कम होगी उतनी सोलुबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी वाटर में। अब एथेनोइक, पेंटानोइक, ब्यूटानोइक, हेक्सानोइक में जिसकी कार्बन चेन छोटी होगी वो सबसे ज़्यादा वाटर में सोलुबल होगा यानी एथेनोइक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ बोन्स को हीट करने से आपको जेलेटिन मिलते हैं जो आप फर्दर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट डैश एंड बट सेम डैश प्रॉपर्टीज। आइसोटॉप्स के बारे में पूछा है कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, the number of reactant molecules which can change their concentration in chemical change is called। कि एक केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हैं। आप इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में देख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लेटिस पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड। कि लेटिस पॉइंट को क्या, एक आपके पास क्रिस्टल लेटिस है, उसके पॉइंट्स को आप लोग क्या, इसका उसका दूसरा नेम क्या होता है। उसका सेकंड नेम आपके पास होता है लेटिस साइट्स। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये किसके मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है मीथेन, नियॉन, एमोनिया, इथेन, इथाइल अल्कोहल। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का आपको पता है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स में थी। अब मीथेन जैसे कि नॉन पोलर है तो इसमें सिर्फ LDF होगी, इसी तरह नियॉन में भी। अमोनिया पोलर है, इसके अंदर आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होंगी, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी डिबाय फोर्सेस भी, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें तीनों फोर्सेस एग्जिबिट होंगी। सो राइट ऑप्शन इज आप चार्ली। नेक्स्ट 31 है, द E/M वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेट डिपेंड ऑन डैश इनक्लोज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। कि E/M वैल्यू आपके प्रोटॉन की किसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ गैस, कंपोजिशन ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, ऑल ऑफ दीज। आपकी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सी गैस जो है वो यूज़ कर रहे हो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। सो योर राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज पॉसिबल। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। आपके पास पेंटेन के सिर्फ 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। राइट ऑप्शन इज बीटा। इसके अलावा पेंटेन के आप कुछ ना जो इनिशियल कंपाउंड्स हैं उनके आइसोमर्स लाजमी याद करें, जैसे ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, उसके बाद हेक्सेन के 5, इन्हें भी अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, यानी और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल की। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी डिपिक्ट्स, केसी की बहुत छोटी वैल्यू क्या डिपिक्ट करती है? केसी का आपको पता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताता है। अगर केसी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ ही नहीं है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट हुए हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास है हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है तो आप करेक्ट रिलेशन आपने बताना है कि क्या होगा। अब इसमें आपके पास करेक्ट रिलेशन आपके पास है बीटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डब्ल्यू आना चाहिए था, लेकिन आपके पास जैसे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है फिनोल रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व, कि फिनोल कैल्शियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो क्या निकालेगा। अब इसमें ये है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो वीक बेसिस होती हैं। वो फिनोल जब वो फिनोल पे अटैक करेंगी तो ना वो उसका हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करवा पाएंगे, ना कोई कार्बन, यानी कि इनका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका कोई भी चीज़, ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, कोई भी गैस इवॉल्व ही नहीं होगी। सो योर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप जितनी हीट सप्लाई करोगे वो क्या करेगी। अब ऊपर भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आपका वर्क डन जीरो होगा, तो आपने जितनी भी हीट सप्लाई करनी है उसके आपके इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसमें राइट ऑप्शन इज चार डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, के हाइड्राइड्स का कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, अलोंग पीरियड, अलोंग डी ब्लॉक, ऑल ऑफ दिस। कोवलेंट करेक्टेड हाइड्राइड्स का लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ करता है, क्योंकि लेटिस एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है क्योंकि आपकी लेटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास है वाइल कैलकुलेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। आपने मैनोमीट्रिक मेथड पढ़ा था कि मैनोमीट्रिक मेथड में एक साइड जो होती है कॉलम की वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर भी लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो साइड उसकी डिप्रेस हो जाती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। टेट्रा वैलेंसी यानी कि कार्बन ने उस कंपाउंड में 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे, क्योंकि कार्बन जितने बॉन्ड बना सकता है उसने बनाए हुए हैं, मजीद की गुंजाइश उसके पास नहीं है, यानी वो सैचुरेटेड है, उसे मजीद की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, जैसा कि अल्केन्स में होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है दी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? क्यों? आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जैसा कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है हाउ डू द पी ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई एंड पी सी डिफर फ्रॉम ईच अदर। पी ऑर्बिटल्स के जो तीन पी ऑर्बिटल्स जो हैं ये किस तरह से आपस में डिफर करते हैं। पी एक्स आपके पास एक्स डायरेक्शन में होता है, वाई वाला आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जी वाला आपके जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ये सब सेम होते हैं सिवाय इनका चार्ज भी सेम होता है, साइज़ भी सेम होता है, कैपेसिटी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट है कि एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। सो योर राइट ऑप्शन इज चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है यूरिएज इज प्रेजेंट इनके। यूरिएज यानी ये इंजाइम किस में प्रेजेंट होता है? ये सोयाबीन्स में प्रेजेंट होता है, आप अपनी बुक से इसे पढ़ सकते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 आपके पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और आल्सो कॉल्ड है, जिसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज हेयर इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। कहते हैं कि आप एक रिएक्शन को इस तरह से प्रोसीड करवा रहे हो
कि पहले नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स कुछ और थे, उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ रिएक्टेंट्स को चेंज कर दिया, तो आपका जो सिस्टम ऑफ वॉल्यूम है वो अनचेंज रहेगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या विल चेंज। अब इसका आंसर विल चेंज होगा, क्यों? क्योंकि आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर रहे हो या स्पेसिफिकली आप डिक्रीज़ कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ चेंज का लिखा है। तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन आएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इनमें से कौन जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। अब आप यहाँ पे पायरोल, थायोफीन और फ्यूरान का स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि ये 5 कॉर्डिनेट रिंग बनाते हैं इनमें से, जबकि बेंजीन का 6 कॉर्डिनेट रिंग होता है। इनमें से कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ के किस कंपाउंड की फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये भी आपके बुक में मेंशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कुछ अमाउंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है, कुछ में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हो रही होती है, इस वजह से इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है, according to Avogadro's law 0.899 dm3 of 1 dm3h2 and 1.4384 gram of dm3 O2 have number of molecules। अब according to Avogadro's law आपको पता है कि जब भी जितनी भी आपके पास गैसेस है उनका आपके पास सेम वॉल्यूम होगा, तो उनके चाहे मैसेज डिफरेंट हो लेकिन उनका वॉल्यूम सेम हो, वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हो, तो उनमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। अब 1 dm3 ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 0.899 होता है, 1 dm3 ऑफ O2 का 1.4384 होता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनका वॉल्यूम आपके पास सेम है तो उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आपके पास सेम होंगे। ये एवोगैड्रोस लॉ आपसे कहते हैं। सो योर राइट ऑप्शन इज़ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, सीजीन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कि सीजीन को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रोटीन आप बटन्स और बकल्स की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन इज़ अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक मॉलिक्यूल के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? अब आप केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब यहाँ पे उसने ये आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने हैं। अगर आपके पास चारों बॉन्ड पेयर होते हैं तो आपके पास शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। अगर आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो आपकी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जिक्र किया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनती है, वो है टेट्राहेड्रल, यानी योर ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज रिलेटेड टू प्लांट एशिस। कौन सी फैमिली जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में प्लांट एशिस के साथ रिलेट करती है? उसका आपके पास है अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली का मतलब ही एशिस होता है। अल्कली मेटल्स यानी आपका फर्स्ट ग्रुप जो है वो आपका, सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आपके पास है, फ्रेडरिक प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम। फ्रेडरिक ने जो यूरिया प्रिपेयर किया था वो किससे किया था? उसने अमोनियम साइनाइड को हीट किया था जिससे यूरिया में बना था। सो योर राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पीट विद ईच अदर। E1 जो होता है वो आपका SN1 के साथ कम्पीट करता है और आपका E2 जो होता है वो SN2 के साथ कम्पीट करता है। सो यहाँ पे एक एक कम्बिनेशन ठीक है वो आपके पास है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास होता है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेट एटम जो आपको रिक्वायर है। जैसे हाइड्रोजन का आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो आप कंपाउंड में देखो कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। यहाँ पे आपके पास मैस 18 है, मोलर मैस भी वाटर का आपके पास 18 होता है। वाटर के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो आपके पास ऑप्शन आएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 55, ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम इज गिवन एज। कि आप एक रिएक्शन देख रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आप ग्राफ देख रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का आप ग्राफ देख रहे हैं, वो टाइम के साथ क्या होगा? वो एक कर्व होगी। पहले जो ग्राफ की स्लोप है वो ज़्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट रेडिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपके पास 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल। के इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है उसमें अल्कोहल पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अल्कोहल पे अटैक कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके ऑप्शन नंबर 1 भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अब देखिए Na जो है सोडियम जो वो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है और हाइड्रोजन एज अ गैस वहाँ से इवोल्व हो रही है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में भी CH3COOH में CH3 आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जो जाके रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के ऊपर और उसके बाद वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट बन रहा है। सो राइट ऑप्शन इज़ बीटा। अल्फा और बीटा दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की एग्जांपल हैं। ये रिएक्शंस आपके बुक में भी मेंशन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। किसी एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि